माननीय मंत्री सहकारिता विभाग श्री राणा रणधीर सिंह जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री संजय कुमार झा जी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय विधायकगण, विधान पार्षदगण, जनप्रतिनिधिगण, सभी सम्मानित नेतागण, इस कार्यक्रम में उपस्थित अपर मुख्य सचिव पथ निर्माण विभाग एवं पंचायती राज विभाग श्री अमृतलाल मीणा जी, स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव श्री प्रत्यय अमृत जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार जी, प्रधान सचिव पर्यटन वन एवं जलवायु परिवर्तन श्री दीपक कुमार सिंह जी, प्रधान सचिव पर्यटन तथा कला संस्कृति एवं युवा विभाग श्री रवि मनु भाई परमार जी, नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव श्री आनंद किशोर जी, जल संसाधन विभाग एवं ऊर्जा विभाग के सचिव श्री संजीव हंस जी, योजना एवं विकास विभाग के सचिव मनीष वर्मा जी, सहकारिता विभाग की सचिव श्रीमती वंदना प्रेयसी जी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव श्री अनुपम कुमार जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल सिंह जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रमंडलीय आयुक्तगण, जिला पदाधिकारीगण, पुलिस अधीक्षकगण, इस कार्यक्रम में भाग ले रहे स्वास्थ्य, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, पथ निर्माण, पर्यटन, जल संसाधन, सहकारिता तथा नगर विकास एवं आवास विभाग के उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, अभियंतागण और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं। और जो आज कई विभागों की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ है, मैं सभी विभागों को इस बात के लिए बधाई देता हूं। जो काम आज पर्यटन विभाग की तरफ से हुआ है, अब उसके बारे में लोगों ने शुरू में ही कई जगहों के बारे में चर्चा कर दी है, लेकिन हम जरा बता देना चाहते हैं कि आखिरकार जो अभी बात हुई, इको टूरिज्म की बात अभी जो की गई उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी, जो शुरू से हमने इको टूरिज्म पर जोर दिया, और आप समझ लीजिए जो काम आज हुआ है राजगीर में, तो मुझे तो बताते हुए खुशी हो रही है कि दिसंबर 2009 में हम गए थे और राजगीर में हम 7 दिन रह करके एक एक जगह चारों तरफ हम देखे, और उसी सिलसिले में कृतकूट पर्वत पर हम गए हुए, वहीं पर से भगवान बुद्ध उपदेश दिया करते थे ज्ञान प्राप्ति के बाद वर्षों तक, तो उस स्थल पर भी हम गए और वहां से जो हमारी नजर पड़ी देख करके सामने नीचे उसके समूचा एक जो वन की स्थिति थी उसको देख करके, तो मैंने कहा कि भाई आगे इसमें घोड़ा कटोरा है, हम चलना चाहते हैं। तो पहले जितने अधिकारी थे उन लोगों को लगा कि कैसे जाएंगे, वहां जाने का रास्ता नहीं है। हमने कहा जितनी दूर तक जाने का रास्ता अगर है गाड़ी से, वहां तक गाड़ी तक जाएगी, उसका हम पैदल चलेंगे। वो कार्यक्रम पहले से तय नहीं था, ये सुबह का समय था। हम वहां से एकदम बिल्कुल कुछ दूर गाड़ी जाने के बाद पैदल चले गए, घोड़ा कटोरा पहुंचे, एक एक चीज को हमने देखा। हमने कहा कि भाई कितना सुंदर जगह, इस सुंदर जगह का तो उपयोग होना चाहिए। और उसी समय जो उसके बारे में सब कुछ हम लोगों ने सोचा और फिर घोड़ा कटोरा का विस्तार करवाया। उसके जो 3 तरफ जो पर्वत हैं वहां पर बहुत कम पेड़ वगैरह, लगभग सूखा हुआ, हमने कहा इस सब पर काम हो सकता है और पेड़ लगवाया गया। तो सब कुछ जो किया गया एक एक काम वहां पर, उसके चलते और ज्यादा वृक्षारोपण हो गया। और हमने कहा कि यहाँ पर आने का रास्ता बना देना चाहिए, तो वन विभाग ने आने का रास्ता बनाया और हमने उसी में तय कर दिया था कि कोई डीजल पेट्रोल की कोई गाड़ी इसमें नहीं आएगी, इसका पर्यावरण संरक्षित रहना चाहिए। तो उसमें लोग पैदल आवेंगे या टमटम से आएंगे, और राजगीर में ही, इस बिहार में इतना ज्यादा टमटम कहीं नहीं चलता है जितना आज भी टमटम जो पुरानी चीज है, अगर कहीं आज संरक्षित है तो राजगीर में ही संरक्षित है। दुनिया देश भर से, बाहर से भी लोग जो टूरिस्ट आते हैं वो भी टमटम पर चल के देखते हैं। एक खास जगह है ये राजगीर। अब वहां पर लेकिन टमटम से अंदर जाने में वो जो बना हुआ रास्ता है उसमें थोड़ी गड़बड़ी आ जाती है, कई तरह की चीजें होती है। तो हमने तो सभी टमटम वालों से बात किया और लोगों को समझाया, कहा कि भाई इसके अंदर टमटम नहीं चलाना चाहिए, हम लोग ई रिक्शा आपको देंगे और ई रिक्शा को लेकर के इसमें जाया करिए, बाकी पूरे राजगीर में आप टमटम चलाइए। तो इस पर लोग अंत में सहमत हुए और उसके बाद आज जो ये कार्यक्रम किया है पर्यटन विभाग ने, मैं बधाई देता हूं
कि उनकी जगह पर जितने टमटम चालक हैं सबको ई रिक्शा देने का इन्होंने नियम बना लिया और उसके हिसाब से आज तो 100 लोगों को और अधिक लोगों को देने वाले हैं, 500 से भी ज्यादा, लेकिन आज 100 लोगों को उसका वितरण कर रहे हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है। अब उसको लेकर के जब लोग जाएंगे तो आज जो उसका दृश्य है, कितना सुंदर दृश्य होगा, ये देखने लायक बात होगी। और उसी समय से हमने ये बात शुरू किया कि भाई इको टूरिज्म होना चाहिए। कहीं भी इस तरह की जगह हो तो वहां पर उसके पर्यावरण पर किसी प्रकार का संकट नहीं आना चाहिए, और ये हुआ। और अब तो आप जानते ही हैं, भगवान बुद्ध की प्रतिमा भी वहां पर जो घोड़ा कटोरा में स्थापित की गई है वह भी देखने लायक है। हम आज देख रहे थे, सुबह सुबह जल संसाधन वाले गया वाला दिखा रहे थे, तो मैं तो कितनी बार कह चुका हूं, मैं तो दर्जनों बार कह चुका हूं, अरे भाई गया का कोई चीज दिखा रहे हैं, उसमें बोध गया का दिखा रहे हैं, भगवान बुद्ध की प्रतिमा दिखा रहे हैं, तो जो बोधि मंदिर है उसके अंदर जो भगवान बुद्ध की बोधि वृक्ष के बगल में जो बोधि मंदिर है उसी में जो उनकी प्रतिमा है उसकी तस्वीर दिखानी चाहिए। ये पता नहीं कौन लोग, अब यहाँ तो कुछ हद तक सुधरा है। अब पर्यटन विभाग का भी हम एक रोज देखे हैं, यहाँ विज्ञापन जो है छपा हुआ है, ये राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन है उसके उधर, तो हमने सबको बताया कि भाई जब उनकी तस्वीर दिखानी है तो वो दिखाइए। जो बोध गया में बोधि मंदिर के अंदर जो तस्वीर है वो अद्भुत है, दुनिया भर में लोग उसको देखते हैं। हम लोग यहाँ पर क्या देखने लगते हैं, एक कुछ साल पहले बाहर एक बना है उसी को दिखाते रहते हैं। वही है बोध गया का प्रतीक। क्या है बोध गया का प्रतीक? वो है कि बोध गया प्रतीक बोधि वृक्ष है और भगवान बुद्ध का वहां पर बना हुआ मंदिर में उनकी तस्वीर है। तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हम इतना जरूर सुझाव देंगे। और वहां पर जो हम लोगों ने बनाया है, जिस प्रकार से आपको देखने लायक है, वो भगवान बुद्ध की जो प्रतिमा एकदम बीच में बना दिया गया है, ये घोड़ा कटोरा के बीच में, और उसमें जाने का नहीं, उसके चारों तरफ लोग भ्रमण कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने किया है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि वहां पर आना और रात में किसी को नहीं रहना। वहां वन एवं पर्यावरण विभाग ने भी उसके बगल में कुछ बिल्डिंग्स बनाए हैं जहां पर लोग आकर के बैठ सकते हैं, एक एक चीज को देख सकते हैं। और सब लोगों के लिए इंतजाम रहेगा दिन में, शाम के बाद रात में वहां कोई नहीं रहेगा, और फिर सुबह से यात्रा शुरू होगी, और यही रिक्शा के आधार पर। तो मुझे आज बड़ी खुशी है कि जो वहां पर जो देखा और उसके बाद जो मन में बात आई, और बराबर हम जाकर के एक एक चीज को देखते हैं। अब तो मेरे हिसाब से जब ई रिक्शा से लोग जाने लगेंगे तो देखिएगा कितने टूरिस्ट वहां पर होंगे, और सब लोगों और वहां पर इंतजाम रहेगा। बाकी सारा काम किया ही जा रहा है। जो विश्व शांति स्तूप बना हुआ है, ये सब के लिए जो काम किया जा रहा है, तो ये सब काम तो हम लोग कर ही रहे हैं। और जो कुछ भी सारा काम जो हो रहा है, और राजगीर में इको टूरिज्म को ध्यान में रखते हुए इसका जो विकास किया जा रहा है, नए रोपवे का निर्माण हो गया, अब काम लगभग पूरा हो गया। विलंब हुआ है, इसको तो पिछले साल ही पूरा करा देना था, लेकिन किसी कारण से वो लंबित हो गया। वो तो पिछले साल जो विश्व शांति स्तूप का 50वां स्थापना दिवस मनने वाला, तो मैंने कहा उसके पहले ही पूरा इसको कर दीजिए, वो नहीं हो पाया, लेकिन अब लगभग पूरा हो रहा है। और उसके नीचे चारों तरफ जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाने का है, वो सब वन एवं पर्यावरण विभाग ने भी तय कर लिया है, उसकी कहीं अनुमति लोग ले रहे हैं, वो भी जल्दी से जल्दी बन जाए एक। और वहीं पर से घोड़ा कटोरा जाने का रास्ता है, और इतना सुंदर दृश्य होगा इतनी बड़ी संख्या में। और जो सही मायने में जो इको टूरिज्म है, अनेक जगहों पर आज वन एवं पर्यावरण विभाग के द्वारा जो किया गया, मुझे इतनी खुशी होती है। वाल्मीकि नगर में जो काम किया जा रहा है, ये सबको देख करके मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। तो आज इसके लिए, और जिन लोगों को आज जो दिया गया है ई रिक्शा, मैं उन सब लोगों को बधाई देता हूं। और उन लोगों को मैं कहूंगा कि ये बैटरी से चलता है, चिंता मत करिएगा। और आपको जितने हमारे ये जो टमटम चलाने वाले हैं और उन्हीं को दिया जा रहा है, तो इसको लेकर के जब आप चलाना शुरू करिएगा घोड़ा कटोरा की तरफ, तो जाने वालों की संख्या इतनी बढ़ेगी और आपको भी इस बात के लिए प्रसन्नता होगी। और मैं तो कहूंगा उसके बाहर राजगीर में आप जो टमटम चलाते हैं वो चलाइए, उस पर मेरा कुछ नहीं कहना, सिर्फ यहाँ के लिए हमने कहा था। आज लोगों ने इसको स्वीकार किया है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो आज जो ये काम किया गया, मुझे प्रसन्नता है। और जो कुछ भी
आज सहकारिता विभाग के द्वारा जो काम किया गया है उसके लिए भी बड़ी प्रसन्नता की बात है। आप सोच लीजिए कि 2927 पैक्सों को सहायता दी जा रही है। हम लोगों ने पहले से तय किया था पैक्स की क्या स्थिति थी, उसकी सदस्यता कितनी थी। जो पैक्स के बारे में सब कुछ हम लोगों ने मेहनत करके किया और आज पैक्स का हुआ, उसके द्वारा प्रोक्योरमेंट होता है। अब पैक्स के द्वारा जो कुछ भी काम किया जा रहा है ये सबको पता है कि कितना काम हो रहा है। बिहार में कहाँ प्रोक्योरमेंट होता है? आज जो केंद्र में कृषि का कानून बना है उस पर लोग कुछ से कुछ बोल रहे हैं, और बिहार में हम लोग तो 2006 में ये बंद कर दिए थे। इसको हम लोग एपीएमसी का हम लोगों ने कानून जो था उसको बंद कर दिया था। किस तरह से उसी के माध्यम से सारा व्यवसाय होता था। और केंद्र में भी जब नीति आयोग की बैठक थी, कितनी बार हमने कहा था हम लोग तो एपीएमसी खत्म किए हुए, एपीएमसी को नए संशोधित रूप में लाने का लोग भेजते थे। हमने कहा कि भाई हम लोग दोबारा थोड़ी बनाएंगे, हमने तो उसमें एपीएमसी में काम करने वाले तमाम लोगों को दूसरी जगहों पर हम लोगों ने एडजस्ट कर दिया, और ये काम अब नहीं होने वाला। अब मुझे बड़ी खुशी है कि वो चीज अब समाप्त हो रहा है। और उसके बाद तो यहाँ लोग विरोध कर रहे थे। अब जरा देखिए किसान को कितनी दिक्कत होती थी, कहीं भी कुछ सामान वो अपनी मर्जी से नहीं बेच सकते थे, क्या कठिनाई होती थी। तो अब जो किया गया है और ये सब काम, और जो पैक्स का हम लोगों ने उस समय किया और पैक्स को जिम्मेवारी दी कि आप इसको इसमें सब प्रोक्योरमेंट का काम करेंगे, तो ये जो अब काम जो हो रहा है पैक्स का, और पैक्स को ही विकसित करने का, कि एक तो पैक्स की आमदनी अब उससे होने लगी प्रोक्योरमेंट से, और दूसरा ये हुआ कि पैक्स में ही हम लोगों ने एक स्टोर के लिए बनाया कि लोग अपने अनाज को रखेंगे। और तीसरी चीज ये बात हो गई कि कृषि के क्षेत्र में यंत्रों को पैक्स के पास रहेगा तो उसका यंत्र लोग किराए पर लेकर के अपने खेत में उसका इस्तेमाल करेंगे। अब उसी में आज मुझे खुशी है कि आज प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से 439 करोड़ रुपए का योगदान किया गया है। तो ये बड़ी खुशी की बात है। और ये पैक्स को वो अपनी तरफ से 75% तो एक ऋण के रूप में और 25% ये उस रूप में देने वाले हैं, 25 अनुदान में देने वाले, लेकिन हम 70% ऋण के रूप में। अब हम लोगों ने ये तय कर दिया कि भाई 25% पैक्स को मिलने वाला, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो ये मिलने वाला है केंद्र सरकार की एजेंसी जो है एनसीडीसी, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा, वो देंगे 25%, और राज्य सरकार भी पैक्स को देगी 25%, यानी 50% का अनुदान उनको मिलेगा। और उसके आधार पर ये कृषि के यंत्र वो लेंगे और उस कृषि के यंत्र का किसान उपयोग करेंगे, और उसका जो भाड़ा इनको थोड़ा देंगे तो उससे पैक्स की कितनी आमदनी बढ़ेगी। तो हम लोग तो एक एक चीज के बारे में कितना सोच सोच करके काम करते हैं कि भाई पैक्स का सिर्फ चुनाव नहीं। और आज आप देखते हैं कि अब पैक्स में चुनाव में कितने लोग दिलचस्पी ले रहे हैं। तो किसी चीज की जानकारी किसी को नहीं है, बाहर के लोगों को, तो बिना जानकारी के कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। तो अब ये सब चीज जो हम लोग पैक्स के मामले में इतना काम किया, और इसके लिए जो कुछ भी आज जो इसके लिए मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना का जो शुभारंभ किया है, इसके लिए मैं सहकारिता विभाग को इसके लिए मैं बधाई देता हूं। और जिस तरह से हम लोगों ने अपना कानून को हटाया था, ये सब काम किया था, इस सब को मालूम है। और आज कितना प्रोक्योरमेंट हो रहा है, ये भी बात तो सबको जानना चाहिए कि आज 19-20 में 21 लाख मीट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति हुई, और 14-15 में 24 लाख मीट्रिक टन की धान की अधिप्राप्ति हुई थी। और किस तरह से पैक्स को धान की अधिप्राप्ति के एवज में 141 रुपया प्रति क्विंटल दिया जाता है, जिसमें प्रति क्विंटल हैंडलिंग चार्ज के लिए 8 रुपया 84 पैसा, सुखाने के लिए 18 रुपया 15 पैसा, मिलिंग चार्ज यानी धान कूटकर चावल बनाने के लिए 10 रुपया, यानी ये सब प्रति क्विंटल। पैक्सों के लिए कमीशन कितना मिलता है, 31 रुपया 25 पैसा। आप सोच लीजिए, वो प्रोक्योरमेंट करते हैं, उनको कमीशन कितना मिलता है, 31 रुपया 25 पैसा। भंडारण जो वो करते हैं उसके लिए 4 रुपया 80 पैसा, और 2 महीने के ब्याज की राशि के रूप में 30 रुपया 31 पैसा, तथा 38 रुपया 51 पैसा परिवहन के लिए दिया जाता है। अब जो पैक्स के लिए हम लोग आज की योजना दे रहे हैं इन लोगों को,
और उसके अलावे पहले से ही जितना पैक्स के लिए काम किया जा रहा, तो ये समूचा जो प्रोक्योरमेंट का काम है उसके माध्यम से, और ये पूरा जो हरित कृषि संयंत्र योजना इसके माध्यम से, तो जो कुछ भी हम लोगों ने इसमें निर्णय लिया है और उसी प्रकार के यंत्र दिए जाएंगे, जो यंत्र लाभान्वित होंगे और जिस यंत्र से लोग जो फसल चक्र जो हम लोगों की बात कर रहे हैं पर्यावरण के अनुकूल हो उसके दृष्टिकोण से भी, और दूसरी बात कोई इसको जलाए नहीं, फसल अवशेष को कोई जलाए नहीं, तो उसके लिए लोगों को बचाने के लिए जिस तरह के यंत्रों की जरूरत है वो सभी प्रकार के यंत्र इनको मिलेंगे और उस यंत्र के माध्यम से इनकी आमदनी भी होगी और किसानों को लाभ भी होगा। तो मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं सहकारिता विभाग को, और उसके अलावे भी उन्होंने अन्य चीजों के बारे में चर्चा की है, मैं उनको धन्यवाद। और इस तरह से ये काम हम लोगों का बढ़ता चला जाएगा, ये काम बढ़ेगा, यहाँ के किसानों की आमदनी बढ़ेगी, हर प्रकार का ये काम बढ़ेगा। और इसके संबंध में तो प्रधानमंत्री जी के साथ बैठक में हम लोगों ने अपना विचार भी रख दिया। जो कुछ भी हो रहा है ये किसानों के आमदनी को बढ़ाने के लिए आज जो 2 कानून बने, तो इस तरह से सारी बातें हैं। अब पटना मेट्रो रेल योजना का आज से कार्यारंभ भी हो गया, ये बड़ी खुशी की बात है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से इसका शिलान्यास करवाया गया था 17 फरवरी 2019 को, और इसके बाद हम लोगों ने इसको दिया, पूरा का पूरा काम जो दिया गया दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को हम जानते हैं लिमिटेड, जब हम केंद्र में रेल मंत्री थे तो उसको देखने के लिए गए थे और एक एक चीज को देखते थे कि कितना बढ़िया काम दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन कर रहा है मेट्रो रेलवे में। तो उस चीज को हम उस समय से जानते हैं जब दिल्ली में मेट्रो रेलवे बन रहा था, बाद में बन करके वो शुरू हो गया, उस पर मेट्रो रेल का चलना प्रारंभ हो गया। हम उसके पहले ही जाकर के एक एक चीज देखे। जब हम लोगों को अपने यहाँ ये काम को करना था तो हमने प्रारंभ से विभाग को कहा कि भाई देखिए, इसके लिए अगर कोई बनाएगा तो सबसे अच्छे ढंग से बनाएगा दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन, और उसी को इन लोगों ने चुना और उनके माध्यम से पूरे शहर का पूरा अध्ययन करके किस जगह पर क्या किया जाना चाहिए उसका उन्होंने तकनीकी सुझाव भी दिया, और उसके हिसाब से सब कुछ विभाग के द्वारा किया गया राज्य सरकार की मदद से। तो मुझे आज बड़ी खुशी है कि मलाही पकड़ी से पाटलिपुत्र बस टर्मिनल का काम आप शुरू कर रहे हैं, और ये सब लोगों ने बता दिया 20% केंद्र देगा, 20% राज्य देगा और 60% हम लोग जायका से ऋण लेने में लगे हुए हैं। लेकिन ये जो कुछ भी हो, हर हालत में हम लोग इस काम को पूरा करना चाहते हैं। और अभी जो 2 खंड है इस परियोजना की लागत है 13,590 करोड़ रुपया, और इसमें पूरा का पूरा काम, और अब मुझे खुशी है कि ये काम जो आप लोगों ने शुरू करवा दिया है तो ये प्रसन्नता की बात है। और अभी मंत्री जी ने भी कही दिया है, तो मुझे तो पूरी है कि 5 साल के अंदर 5 साल की समय सीमा के अंदर ये मेट्रो रेल का दोनों खंड का काम जरूर पूरा होगा। अब अभी से शुरू है, तो इसके लिए मैं फिर नगर विकास विभाग को मैं इसके लिए बधाई देता हूं। और ये सोच लीजिए कि शहर के लोगों को कितनी खुशी होगी। सड़क तो हम लोग कई प्रकार से बना ही रहे हैं, लेकिन जब मेट्रो रेल बन जाएगा तो लोगों को कितना इसका लाभ मिलेगा, इसका फायदा मिलेगा। तो जो एक इच्छा थी हम लोगों की भी कि पटना में भी मेट्रो रेल बने, तो उस दिशा में काम आज अब शुरू हो गया। तो ये बड़ी खुशी की बात है, मैं इसके लिए बधाई देता हूं। और आज वन विभाग के द्वारा भी बहुत सारी चीजों का शुरुआत किया गया, इसके लिए आप लोगों ने दिखा भी दिया था और उसके अलावा इसकी चर्चा भी कर दी थी। हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने भी इसकी चर्चा कर दी। तो ये सब जितना काम किया जा रहा है ये बड़ी खुशी की बात है। अब जो काम हो रहा है, आप सबको मालूम है कि राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध संस्थान भवन का शिलान्यास हो रहा है। बहुत समय लगा, कितना समय लगा है पटना यूनिवर्सिटी को जमीन देने में, कितना देर लगा है, कितनी बार हम लोगों ने कहा। तो कभी कभी लोग सुनते नहीं, इसके लिए जो कमेटी होती है उनको पता नहीं चलता। आप जरा बताइए कि राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध संस्थान हम लोग यहाँ चाहते ही थे, शुरू से ही हम लोगों के मन में था। और ये जो बात शुरू में हुई थी, जो बताना हम चाह रहे हैं कि 2009 में राज्य में गांगेय डॉल्फिन यानी सांस सेतु
बड़े पैमाने पर संरक्षण के प्रयास प्रारंभ किए गए थे। 5 अक्टूबर 2009 को दिल्ली में जो आयोजित हुआ था, पहली मीटिंग थी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण, उसमें यूपीए की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, वो मीटिंग में थे, हम गए थे और वहीं पर हम लोगों ने ये बात कहा था कि साहब जो भी है कि गांगेय डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित करने की मांग की थी, डॉल्फिन को, गांगेय डॉल्फिन को। और इसके बारे में उन्होंने तो कहा कि भाई इसको देखेंगे, समय लगेगा, लेकिन जो जयराम रमेश, उस समय माननीय जयराम रमेश मंत्री थे, उन्होंने इस बात को कहा और आश्वस्त किया कि करेंगे और सेम डे उसके बारे में निर्णय लिया। और ये आप सोच लीजिए कि ये बात जो डॉल्फिन के लिए जो हम लोगों ने करवाया, राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया, ये सब कुछ हुआ। तो अब पूरे तौर पर जो गांगेय डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया, उसी के पार बांधों की संख्या अच्छे जंगल पर निर्भर करती है, बाघों की संख्या। बाघ है, उसकी संख्या कहां निर्भर करेगी? अच्छे जंगल पर। आज वाल्मीकि नगर में जब जंगल अच्छा है तो उसमें कितने बाघ की संख्या बढ़ती जा रही है। उसी तरह से डॉल्फिन की संख्या गंगा नदी की स्वच्छता और निर्मलता पर निर्भर करेगी। तो गंगा नदी के स्वच्छता और निर्मलता के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, डॉल्फिन के लिए हम लोग भी हैं। तो अगर ये होगा तो डॉल्फिन बढ़ेगा और इसी के लिए डॉल्फिन शोध संस्थान की स्थापना का हम लोगों ने निर्णय किया था। बहुत समय लगा है, अब अंत में पटना यूनिवर्सिटी में जगह दिया है लॉ कॉलेज के सामने, तो अब कम से कम जगह मिल गई और आज इसका शिलान्यास हो रहा है। भाई मुझे तो व्यक्तिगत रूप से इस बात के लिए आज प्रसन्नता है और मैं खुश हूं कि ये काम शुरू हो रहा है। और उसके अलावे अन्य कई पर्यटक केंद्रों का भी जो शुभारंभ किया जा रहा है बहुत अच्छा है। और जो महावीर वाटिका के रूप में किया गया है, विविधता पार्क का जमुई जिले में माधोपुर जैव विविधता पार्क, जिसका नामकरण महावीर वाटिका के रूप में किया गया है, ये सब का आज जो आप लोगों ने उद्घाटन कर दिया है, ये बड़ी खुशी की बात है। और कैमूर पहाड़ी इलाके में स्थित करकटगढ़ वाटरफॉल जलप्रपात को तो हम देखने गए थे 8 जनवरी 2019 को, और उस समय निर्णय हुआ, तो उसके लिए काम शुरू हो रहा है। मुझे बहुत प्रसन्नता है। और जो कुछ भी किया काम जा रहा है, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व भ्रमण के दौरान बताएं वाल्मीकि नगर में कितनी बार जाते हैं? हम तो चाहते ही थे वाल्मीकि नगर में कैबिनेट की मीटिंग करना। ये 6 महीना से जो कोरोना का संकट आ गया, इसीलिए ये नॉक हो गया, वरना हम लोग तो वहां करने ही वाले थे, इसी साल करने वाले थे। पार्लियामेंट के असेंबली सेशन के बाद हम लोग करने वाले थे, असेंबली काउंसिल सेशन के बाद, लेकिन आ गया कोरोना। अब उसके चलते हम लोग मीटिंग कहीं बाहर ले जाकर के, आजकल हम लोग नहीं एक साथ बैठ करके मीटिंग 2 बार किया। कितने मंत्री जी लोगों को हो गया कोरोना, तो उसके बाद तो अभी हम लोग सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही अब तक करते रहे। वाल्मीकि नगर में तो जरूर जाएंगे, लेकिन वाल्मीकि नगर में जो इको टूरिज्म की बात है, तो मेरा तो एक ही आग्रह है, और जो वन विभाग देख रहा है, अब हम शुरू से ही कहते रहे कि भाई इको टूरिज्म अगर करना है तो इको टूरिज्म का एक विंग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ही बनाना पड़ेगा। क्योंकि अगर इको टूरिज्म है तो उसको कोई देखेगा, उस पर निगरानी रखेगा, तो उसके लिए तो सारे स्पेशलिस्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, विशेषज्ञ वहां पर हैं। इसलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक विंग होना चाहिए इको टूरिज्म का, और उसके बारे में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसकी शुरुआट करने का निर्णय लिया है। मुझे बड़ी खुशी है, और ऐसा करके जो बड़े पैमाने पर फॉरेस्ट का इको टूरिज्म का काम बढ़ेगा। और वहां जो हम आपको बता देते हैं कि ललभतिया पर्यटक केंद्र वहां पर बनने का, वहां पर देख लीजिए कि शाम में सूर्यास्त इतना बढ़िया लगता है, तो वहां पर तो टूरिस्ट, आपने काम शुरू कर दिया है, वहां पर तो टूरिस्ट इतने जाएंगे, वाल्मीकि नगर में जो भी जाएंगे वो सब जाएंगे देखने के लिए, तो बहुत अच्छा है। और अब इको टूरिज्म को आप लोगों ने काम शुरू किया है, मुझे बड़ी खुशी है, मैं इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। और आज जल संसाधन विभाग के द्वारा भी काम शुरू हुआ, इनके लिए तो एक दिन हम कर चुके थे, लेकिन आज हम सहमत हुए इसी के लिए कि जो विष्णुपद मंदिर के निकट फल्गु नदी है, वहां पर रबर डैम बनाने का, उसके लिए एक्सपर्ट्स लोगों के
को नियुक्त किया गया, उनसे राय ली गई कि होगा कि नहीं होगा, क्योंकि तो फल्गु नदी में तो एक वहां के